हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत। ये कब दिया था? तो ये दिया था 1966 में। ठीक है, इस सिद्धांत के और कौन कौन से नाम है आपको पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो संरचनात्मक सिद्धांत इसी सिद्धांत का नाम है, स्ट्रक्चर लर्निंग थ्योरी। ठीक है, और इनकी कौन कौन सी बुक थी? तो इनकी बुक थी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये बुक किसकी थी? जेरोम एस ब्रूनर की। ठीक है, ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। देखो ये बुक्स नहीं पूछी जाती जनरली, बट फिर भी अब आप इतने सुंदर नोट्स बना रहे हो तो एक बार के लिए कंप्लीट कर लो, क्या पता साइकोलॉजी कभी और पेपर में काम आए तो। ब्रूनर ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का अनुकरण किया, मतलब ब्रूनर से पहले जितने भी विद्वानों ने काम किया है उनके काम को देखा, उनका अनुकरण किया। इसने बताया कि बालक को किसी भी उम्र में अन्वेषण विधि के माध्यम से किसी भी प्रकार का ज्ञान सिखाया जा सकता है। इसने ज्ञान की संरचना के निम्न चरण बताए हैं। तो देखो ब्रूनर साहब ने ये बोला कि बालक की कोई सी भी उम्र हो, चाहे बालक छोटा हो चाहे ऑब्वियस से बड़ा तो होगा ही, है ना, बालक की कोई सी भी उम्र हो, चाहे वो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल, ठीक है, तो किसी भी उम्र में अन्वेषण विधि का इन्होंने इंपॉर्टेंस बताया कि अन्वेषण विधि के माध्यम से किसी भी प्रकार का ज्ञान सिखाया जा सकता है। आप अन्वेषण विधि से मतलब ये निकालो कि वहाँ पे बालक जो है वो अन्वेषक की तरह काम करता है, मतलब खोजकर्ता की तरह। मतलब आप ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके ही वो सीखता है वहाँ पे। ठीक है, अन्वेषण का मतलब बेसिकली होता है खोज करने से, किसी चीज़ की आपने खोज की है ना, तो बच्चे खुद करके सीखते हैं। बस इतना सा ध्यान रख लो, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल वे में समझाऊंगे तो आपको वैसे भी कुछ समझ नहीं आना। तो बट इतना ध्यान रखना, इन्होंने अन्वेषण विधि को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना है, और इन्होंने ये बोला है कि बालक की चाहे कोई सी भी उम्र हो, अन्वेषण विधि के माध्यम से उनको किसी भी प्रकार का ज्ञान सिखाया जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने निम्न चरण बताए हैं। तो ज्ञान की संरचना के, है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रूनर के हिसाब से ज्ञान की संरचना के जो चरण है वो कौन कौन से हैं। ओनली नाम ही ध्यान रखने हैं आपको। तो संज्ञान क्षेत्र का विकास, संपर्क का विकास, भाषा का विकास और अन्वेषण विधि। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ये वाला सबसे इजी वे है या समझने का। अन्वेषण विधि क्या होता है? अदरवाइज तो फिर अन्वेषण का मतलब खोज और खोज करता और यहाँ और वहाँ फंस के रह जाओगे। ठीक है, बट आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है और इतना सफिशिएंट है। बालक के विकास की अवस्थाएं, तो देखो इन्होंने बालक के विकास की अवस्थाएं भी बताई थी, है ना। आप कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हो, तो भूल जाते हो कि हम कौन से सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब नेक्स्ट सिद्धांत आता है तो मैं खुद बोल देती हूँ आपसे कि अब ये सिद्धांत खत्म हो चुका है, अब हम ये पढ़ेंगे, तो समझ आया करो ये अभी उसी में ही चल रहा है ना। तो ये भी जेरोम एस ब्रूनर का ही पार्ट है। तो उनके हिसाब से बालक के विकास की अवस्थाएं, तो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है ना। तो पहली है व्यवस्थीय अवस्था, मूर्तिपरक अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है, तो जो व्यवस्थीय अवस्था है इसके अंदर उन्होंने निर्माण पर आधारित अवस्था बताया है, मतलब इसके अंदर इन्होंने निर्माण पर जोर दिया। इसके अलावा प्रतिमा निर्माण पर आधारित अवस्था, चिन्ह संकेत पर आधारित अवस्था, है ना। एक बार के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो व्यवस्थीय अवस्था है उसको इनेक्टिव स्टेज भी बोला जाता है, और मूर्तिपरक अवस्था को आई थिंक ये इकोनाइजेशन होना चाहिए पर स्टेज, और ये तो सिंबॉलिक स्टेज है ये। ठीक है, तो इनएक्टिव अवस्था, अब इसके बारे में आपको अगर आपको एक एक वर्ड याद रखना है, आप या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो, वैसे ज़्यादा इजी इंग्लिश वाले वर्ड हैं। अब इनेक्टिव अवस्था के बारे में देखते हैं। तो इनेक्टिव अवस्था जो है वो व्यवहारवाद के अनुसार शब्दहीन क्रियाएं होती है इसके अंदर, जो जन्म से 3 वर्ष तक मानी जा सकती है। तो आपको पता है कि शब्दहीन बोल दिया इन्होंने, है ना। जन्म से 3 वर्ष तक आपको पता है, या तो बच्चा बोलेगा नहीं बचपन में, तो खैर कहाँ, मतलब छोटा होता है तब तो कहाँ ही बोल पाता है ना, सिर्फ स्माइल देगा और थोड़ा रोना धोना होता है उसका, थोड़ा नहीं कभी कभी तो ज़्यादा भी होता है। तो बात ऐसी है कि वो शब्दहीन क्रियाएं करता है। ठीक है, तो इसी वजह से शब्दहीन क्रियाओं की वजह से ही इसको इनएक्टिव स्टेज बोला गया है। ठीक है, तो शब्दहीन क्रियाएं कब करता है? जब वो जन्म से 3 वर्ष तक की एज में होता है, और यही एज कहलाती है इनएक्टिव स्टेज। ओके, अब भाषा का विकास कब होता है? तो ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि भाषा का विकास, इसमें बालक विचारों की प्रतिमा या प्रकट
करता है कहाँ से, संपूर्ण से अंश की ओर। देखो आपको मैंने हमेशा ये बोला है कि बहुत बार ऐसा भी देखोगे आपके अंश के संपूर्ण, अंश से संपूर्ण की ओर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता रखनी है कि कौन कहाँ पे किस तरह का विकास हो रहा है। जैसे यहाँ पे भाषा का विकास दे रखा है, तो भाषा के विकास के अंदर संपूर्ण से अंश की ओर विकास होता है, ठीक है। और इसके अंदर अब भाषा का विकास हो गया तो बालक अपनी प्रतिमाएं भी प्रकट कर सकता है, अपने विचार भी प्रकट कर सकता है। मतलब विचारों की प्रतिमा, मतलब वो सोचता क्या है। अब आपको पता है जो बोल ही नहीं सकता है, जो भी बोल ही नहीं पाएगा, वो क्या विचार प्रकट करेगा, सोचने वाली बात है। और जो बोल सकता है, जैसे आप लोग भी अभी अपने विचार रख ही सकते हो ना। और बच्चों की तो आदत होती है हर सवाल का जवाब चाहिए उन लोगों को, उनके सवाल ही ख़त्म नहीं होते, उनके विचार ही इतने होते हैं। तो इसी वजह से भाषा का विकास, इसमें बालक विचारों की प्रतिमा को प्रकट करता है। किस तरह, संपूर्ण से अंश की ओर। जीन पियाजे की पूर्व तथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं का वर्णन आता है। अब ये जो भाषा का विकास, मतलब ये जो ब्रूनर के हिसाब से जो मूर्तिपरक अवस्था है या प्रतिमा का निर्माण होता है जिस अवस्था में, इसके अंदर इन्होंने जो जीन पियाजे की पूर्व तथा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, उनका वर्णन होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं, मतलब इनेक्टिव स्टेज के बारे में हमने बताया व्यवहारवाद के अनुसार, गेस्टाल्टवाद के अनुसार बताया हमने इस वाली स्टेज के लिए, और सिम्बोलिक स्टेज के लिए बताया है जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। अब देखो जीन पियाजे के अनुसार चिंतन और विचारों का विकास, है ना, उच्च स्तर का होता है। तो चिंतन और विचारों का विकास जो है जीन पियाजे के हिसाब से उच्च स्तर का होता है। इसमें जीन पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था का वर्णन आता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ और इम्पॉर्टेंट यही है। एक बार के लिए वापस से देख लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है। देखो, इन्होंने जो ब्रूनर साहब थे, उन्होंने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई हैं 3, है ना, जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं याद करने लायक है। चाहे आपको समझ में आया हो या नहीं आया, आपको ये चीज़ें तो याद रखनी है, ठीक है। बालक के विकास की अवस्थाएं, तो बालक के विकास की अवस्थाएं इन्होंने 3 बताई है। 3 के अंदर आपको 3 के अंदर मतलब जो नाम याद हो वो, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सबसे पहले आएगी व्यवस्थीय अवस्था, ठीक है, जो निर्माण पर आधारित है। दूसरी है मूर्तिपरक अवस्था, जहाँ पर बच्चा अपने विचारों की प्रतिमा प्रकट कर सकता है ना। और तीसरी है प्रतीकात्मक अवस्था, मतलब चिन्ह संकेत वाली अवस्था। अब देखो, इनेक्टिव अवस्था के बारे में व्यवहारवाद ने बताया, गेस्टाल्टवाद ने बताया था इस वाली स्टेज के लिए, और सिम्बोलिक स्टेज के लिए जीन पियाजे ने बताया था, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि जो व्यवहारवाद के अनुसार, अब ये तो सबको समझ में आ जाएगा कि शब्दहीन क्रियाएं हैं, है ना। जब बच्चा जन्म से 3 वर्ष तक ढंग से बोल ही नहीं पाएगा तो भाई वो क्या ही शब्द बोलेगा, वो क्या ही बक बक करेगा, राइट। बट यहाँ पे भाषा का विकास होने के बाद में भाई साहब बालक के पर निकल आए, है ना। अब तो उसने विचारों का पहाड़ खड़ा कर दिया है और अपने विचार दिन भर उसके चलते रहते हैं। ये बताओ ये कैसे हुआ, ये क्या है क्या नहीं है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कभी नहीं थकते, फुल एनर्जेटिक होते हैं, है ना। तो इनकी जो विचारों का जो प्रकट करते हैं वो संपूर्ण साइंस की ओर होता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने जब भाषा का विकास के बारे में बताया था ब्रूनर साहब ने, तो इनकी जो सेकंड स्टेज थी मूर्तिपरक अवस्था, उसके अंदर इन्होंने जीन पियाजे की पूर्व तथा संक्रियात्मक अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रूनर ने कौन से स्टेज के अंदर जीन पियाजे की पूर्व तथा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का वर्णन किया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का वर्णन किया है। किस स्टेज में, तीसरी स्टेज में, सिंबॉलिक स्टेज में, या प्रतीकात्मक अवस्था भी आप इसे बोल सकते हो। अब देखते हैं शिक्षा में प्रयोग, है ना। तो अध्यापक कक्षा में बालकों को अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्रदान करें। अभी आपको बताया था मैंने, इन्होंने अन्वेषण विधि पर बहुत जोर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं होता आगे का समझा दें तो तक पीछे से साफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको याद रखना है कि मैं पहले क्या बताया और उसके बाद में क्या बताया। तो मैंने आपको अन्वेषण विधि के बारे में बताया था कि इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट माना है उसको, और आप ऐसे याद कर सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। तो अध्यापक कक्षा में बालकों को अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्रदान करें, है ना। बालक खुद करके सीखे। आपको भी पता है, आप अगर खुद से नोट्स बनाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, है ना, तो आप वहाँ से पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो खुद करके सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ को खुद करते हो, चाहे वो एक बार गलत होगा पर दूसरी बार आप उस काम को अच्छे से परफेक्ट करके आप उसके अंदर, मतलब आप उस काम में निपुण हो जाओगे यार, आपको वो काम करना आ जाएगा।
बट अगर खुद करके नहीं सीखोगे सिर्फ आप, अरे रे, इतना मस्त एग्जाम्पल याद आया, चलो बता ही देती हूँ। जैसे बालक खुद करके सीखता है ना, आप ऐसे भी सोच सकते हो जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, है ना। 12th क्लास में किस किसने सिर्फ फाइलें भरी हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं करा। अगर किसी ने प्रैक्टिकल किए हैं थोड़े सीरियस होके या करवाए गए हैं उनको, तो उनको आज तक याद होंगे कि हमने अगर हमने केमिस्ट्री के अंदर कोई मतलब कोई भी कंपाउंड देके उसके अंदर टेस्ट भी करे तो लेसाने सॉल्यूशन भी होता है ना। क्लोराइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, अमोनिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है, और हल्का फुल्का याद भी रहता है ना नाइट्रोजन टेस्ट क्या होता है। बट अगर किसी ने सिर्फ रिकॉर्ड छापे हैं, है ना, कि कहीं से रिकॉर्ड मिल गया बस छाप दिया और कल जाके प्रैक्टिकल है तो जमा करवा दिया और वाइवा दे दिया, उनसे पूछो प्रैक्टिकल का क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता होगा कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, राइट। तो सीधी सी बात है, आप खुद करके सीखोगे तो वो चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी, और नहीं भी रहेगी तो अगर कोई बताएगा ना उसके बारे में तो आपके मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ अच्छा ऐसा होता था, वो सब चीज़ें अपने आप माइंड में रिकॉल होती है। बट अगर खुद करके नहीं सीखोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे या फिर सिर्फ लिखोगे या सिर्फ आपको बताया जाएगा कि प्रयोग किस तरह से होता है, क्या विधि है ना, तो फिर कुछ ही याद नहीं रहने वाला। एक टाइम के बाद में वो सिर्फ किताबों तक ही रह जाएगा और बस रिकॉर्ड के साथ में आपका वो ज्ञान में चला जाएगा, ठीक है। अब नहीं नहीं, आपको नहीं बताना है कमेंट में कि किसने सीरियस होकर प्रैक्टिकल करे या किसने नहीं करे, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। तो हाँ, करके सीखते हैं किसी भी चीज़ को तो लंबे टाइम तक भी याद रहता है ना। तो इन्होंने करके सीखने पर जोर दिया है, तो बालक खुद करके सीखे। अध्यापक कक्षा में विश्लेषणात्मक चिंतन की बजाय बालकों को आत्मचिंतन पर बल दे। आत्मचिंतन का मतलब ये होता है वो खुद से सोचे किसी भी चीज़ के बारे में, आत्मचिंतन, ठीक है, खुद से चिंतन करना। अब जैसे आपको कोई बोल दे कि तैयारी ऐसे ऐसे कर लो और ऐसे कर लो या ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, है, तो आप खुद सोचो ना आपके लिए क्या बेस्ट है। आत्मचिंतन, वही है आत्मचिंतन, ओके। अब एक छोटू सी बात है जो ध्यान रखना कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने बुद्धि को जन्मजात नहीं माना है, ठीक है। अध्यापक, अब ये तो वही चल रहा है यार ब्रूनर, वो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट था तो आपको बता दिया। तो अध्यापक बालकों के स्वर के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करे और अध्यापक जिस विषय को पढ़ाए उस विषय के मूल सिद्धांतों का ज्ञान दे। तो अध्यापक बालकों को संवेगात्मक से कौशलात्मक ज्ञान दे, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही लाइन है, क्योंकि ये सब ना शिक्षण सूत्र में आते हैं, जैसे संवेगात्मक से कौशलात्मक, है ना, जटिल से सरल, ये सब चीज़ें आई थिंक आगे आएंगी तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, है ना। तो अध्यापक बालकों को संवेगात्मक से कौशलात्मक ज्ञान दे, मतलब संवेग जहाँ पे भी आ जाए ना समझ लेना ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, और कौशल तो आपको पता ही है इसके अंदर तो आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, अच्छा ये होता है मतलब आपके माइंड में उसका एक वो एक होना तो चाहिए ना कि आप इस काम को कैसे करोगे, राइट। और उसके बाद में तो बस फिर तो क्या है, अपना कौशल का प्रदर्शन करना है। तो जहाँ पर भी संवेगात्मक और इन सब का नाम है समझ लेना ये मानसिक से रिलेटेड है। बाकी अध्यापक जो है बालकों को संवेगात्मक से कौशलात्मक ज्ञान दें, ऐसा इनका मानना है। अब पढ़ते हैं हम लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। मेरी तरफ से 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी स्टार लगाना चाहो ना लगा लेना। जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की, भाई साहब इनसे तो अलग ही प्यार है साइको वो, है ना। तो लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत 1978 ईस्वी में दिया गया था। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण। रचनावाद का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है और निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत भी इसे कहा गया है। तो रचनावाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, ठीक है, या निर्मितवाद मतलब कंस्ट्रक्शंस लर्निंग थ्योरी। संरचना सिद्धांत के नाम तो आप किसी भी हाल में नहीं भूल सकते, अदरवाइज फिर मुझे नहीं पता आपका क्या होगा, है ना। अब देखो अंतरीकरण का सिद्धांत भी कहा गया है, समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी इसे कहा गया है, ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग मतलब इसके फोल्डिंग क्या होता है, ढांचा निर्माण। तो अब सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए सबसे पहले लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत कब दिया गया, है ना, और सिद्धांत के नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, निम्न को कर्मिक रूप से बताइए, मतलब इसमें आपको मतलब आपसे सवाल दे रखा है कि कॉहलर, ब्रूनर, पियाजे, वाइगोट्स्की। तो सबसे पहले अभी जैसे आपको सिद्धांत करवाए जा रहे हैं ना वो सिर्फ कर्मिक रूप से, ये तो आपको पता होगा। मैंने आपको सबसे पहले कॉहलर का सिद्धांत करवाया था, फिर जीन पियाजे का, फिर ब्रूनर का, फिर वाइगोट्स्की का। तो ये किस प्रकार से सिद्धांत आए, मतलब पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो इस क्रम से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब आपको पता है ना कि आप इतू सा पढ़ते हो और
सवाल फिर उतने में से कहाँ से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि ऐसा लगता है पढ़ा हुआ नहीं है, बट ऐसा नहीं है, सब पढ़ा हुआ होता है आपका। थोड़ा सा शांतिपूर्वक सोचो और रिप्लाई दिया करो, मतलब मुझे तो नहीं, बट हाँ जब एग्ज़ाम में गोले भरो तब भी ध्यान से भरना। ओके। वाइगोट्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। इसने निम्न 3 सिद्धांत बताए। तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जहाँ पे भी संज्ञानात्मक विकास आए समझ जाना ये भाई आपके दिमाग का विकास है, आपके मस्तिष्क का विकास है, आपके माथे का विकास है, ठीक है। तो वाइगोट्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखा जा रहा, सुन तो लिया ना आप सबने, है ना। इसने निम्न 3 सिद्धांत बताए। तो ये जो वाइगोट्स्की थे इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, जो जिनके नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए भी थे। पहला है अंतरीकरण का सिद्धांत, है ना। तो देखो अंतरीकरण का सिद्धांत में क्या आता है, बालक का विकास जो है वो बाहरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार होता है। ठीक बात है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में जिस प्रकार की मर्यादाएं, समस्या समाधान की विधियां, चिंतन की विधियां, परंपराएं आदि होती है, बालक उन्हीं को सीखता है। तो इन्होंने ये बोला है, इन्होंने के एक लाइन तो बोल ही दी थी कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है ना, बालक के संज्ञानात्मक विकास में। तो अब इन्होंने अंतरीकरण का जो सिद्धांत दिया उसके अंदर इन्होंने बोला कि जो बालक का विकास होता है ना, वो बाहरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार होता है कि उसको किस प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अवेलेबल हो रहा है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में जिस प्रकार की मर्यादाएं, समस्या समाधान की विधियां, चिंतन की विधियां, परंपराएं आदि होती है, बालक उन्हीं को सीखता है। सीधी सी बात है, जिस तरह का माहौल मिलेगा बालक उसी प्रकार से ढल जाएगा। ओके। जैसे कि हिंदी भाषी परिवार में जन्मा बालक हिंदी भाषा बोलना सीखता है, जबकि अंग्रेजी परिवार में जन्मा बालक अंग्रेजी भाषा सीखता है। आपको भी पता है ये चीज़, तो है ना। तो ये सब कहाँ से सीखा है उसने, आपने क्लासेस थोड़ी ली थी बच्चे की, हैं। आप अगर घर में मारवाड़ी बोलते हो तो बच्चे भी मारवाड़ी बोलना ही सीखेंगे। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे इंग्लिश बोले पैदा होते ही, तो फिर आपको भी इंग्लिश ही बोलना है उनके सामने, चाहे आपको इंग्लिश आती ना हो, ठीक है। बट आप चाहते हो ना वो अंग्रेजी बोले, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और हिंदी भाषी परिवार में जन्मा बालक हिंदी भाषा बोलता है, और अंग्रेजी परिवार में जन्मा बालक अंग्रेजी भाषा बोलता है। और फिर है ना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये फैक्ट, अभी अभी आपको ये विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये सत्य है, तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है बताओ, क्योंकि जो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलता है ना, उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अब देखो समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत क्या होता है। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत में उन्होंने ये बोला है कि बालक अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में जितना सीखता है वह स्वयं के प्रयासों से सीखता है, उसके बाद वह किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से सीखता है। तो इन्होंने ये बोला कि बालक की अपनी योग्यता है, उसकी अपनी क्षमता होती है कि वो सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण से कितना सीख पाता है। देखो ये मतलब बच्चे, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे की बात करोगे तो वेरी करती है ये चीज़ें, कि आप नहीं बता सकते कि किसने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। ये डिपेंड करता है कि बालक की कितनी कैपेबिलिटी, कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, उसी के हिसाब से वो सीखता है। ऐसा नहीं है कि दो बालक सेम वातावरण में रह रहे हैं तो दोनों का जो ग्रोथ है वो सेम होगा या दोनों सेम चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं होता। अरे ट्विंस नहीं है वो लोग, है ना, ट्विंस में भी ऐसा नहीं होता। वो अपनी अपनी योग्यता है और क्षमता है, ठीक है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है। तो वही बोला गया है इन्होंने कि बालक अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में जितना भी सीखता है वह स्वयं के प्रयासों से सीखता है, उसके बाद वह किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से सीखता है। मान लो कोई बच्चा है ना, अब आपको भी पता है जब वो स्कूल जाने लगता है ना, उससे पहले ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत, जिनको बारकड़ी ए बै से दे, है ना, और कक्का ये सब आने लग जाते हैं। क्यों आने लग जाते हैं? जिनको टेबल याद हो जाती है, कम से कम 2 की टेबल तो याद हो ही जाती है, ABCD आ जाती है। तो उन्होंने या तो अपने बड़े भाई को देखकर, लिखते हुए देखकर लिखने का ट्राई किया, या फिर किसी बुक में से देखकर, या फिर उनको मम्मा ने सिखाया, या किसी ने तो सिखाया ही है ना। फिर जब वो स्कूल में जाते हैं तो उन्होंने वो किस तरह से सीखा है, उन्होंने वो स्वयं प्रयास करके सीखा है ना। और जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अन्य व्यक्ति कौन उनके सहयोग करता है? टीचर्स लोग। आपको पता है ना, बच्चे जब पेन पकड़ना, मतलब सबसे पहले तो स्लेट और बरता ही होता है, राइट। तो सबसे पहले तो चौक ही पकड़ना सीखेंगे, चौक से लिखना सीखेंगे। उसके बाद में अगर पकड़ने में नहीं आएगा तो फिर
उनकी हेल्प करने के लिए टीचर्स लोग होते हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि बालक अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सबसे पहले सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में जितना सीखता है वह स्वयं के प्रयास से सीखता है। वो खुद से ट्राई करता है सीखने की, है ना, सीखने की ललक होती है। बोलते हैं ना ऐसे, जिसमें अगर आप में भी इच्छा है कुछ करने की है, आप में भी ललक है कुछ सीखने का, तो आप 101% सीख पाओगे। तो वो वही वाली बात है। उसके बाद वह किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से सीखता है। अब आप खुद को देख लो, आप अपने अपने नोट से खुद पढ़ रहे हो, है ना, या फिर आप लोगों ने बुक प्रेफर करी है, बुक से पढ़ रहे हो, बट आपको लग रहा है कि यार ये सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप अन्य व्यक्ति किसकी हेल्प लेते हो? टीचर्स की हेल्प लेते हो ना। कोचिंग ज्वाइन करके वो तो उन्हें बहुत बहुत खुद से पढ़ते हैं, कुछ यूट्यूब से हेल्प ले लेते हैं। तो वही चीज़ है, मेन इम्पॉर्टेंट बात है सीखना। समाज के अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसका सहयोग किया जाता है। अब समाज के अंदर ही खूब सारे व्यक्ति आते हैं। उस समय वह विकास करता है, तो उस समय की मानसिक आयु को पहले समय की मानसिक आयु, मतलब पहले स्वयं ने जितना विकास किया था मानसिक आयु, उसमें से घटा देने पर ZPD समीपस्थ विकास क्षेत्र आ जाता है। बाद की मानसिक आयु माइनस पहले की मानसिक आयु। आप बोलोगे ना मैम ये क्या रामायण बाज दिया आपने, इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो देखो बात ऐसी है, इन्होंने ये बोला है कि बच्चा जो है पहले खुद के प्रयास से सीखता है, उसके बाद में वो अन्य व्यक्ति के सहयोग से सीखता है। ये तो आपको समझ में आ गया ना इतना तो। अब देखो जब मतलब अन्य व्यक्ति से सहयोग लेता है तो उस समय भी वह विकास करता है, क्योंकि ऑब्वियस है पहले उसने थोड़ा सीखा होगा, फिर किसी और की हेल्प से उसने और ज़्यादा सीखा होगा, है ना। तो उस समय की मानसिक आयु, मतलब जब उसने खुद ने सीखा, अपने प्रयास करके सीखा, मतलब पहले समय की मानसिक आयु, मतलब जब पहले स्वयं ने जितना विकास किया था, मतलब खुद को एक वातावरण मिला, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने क्षमताओं के अनुसार उसने खुद ने प्रयास करे और उसने खुद ने अपना एक मानसिक आयु, मतलब एक अपना ग्रोथ करा, ठीक है। एक तो वो वाली। अब दूसरी वाली वो जिसके अंदर उसने किसी और से हेल्प ली, है ना, मतलब जब उसने किसी और से हेल्प ली और उसके बाद में उसका जब और विकास हुआ तो उसकी मानसिक आयु थोड़ी तो इंक्रीज होगी ना यार। एक है कि आप खुद से पढ़ रहे हो, हैं, आप खुद को ही ले लो, इसमें मत घुसो। देखो आप खुद से पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स से पढ़ रहे हो, या आपने किसी से नोट्स लिए या फिर किसी बुक से पढ़ रहे हो, और एक आप पढ़ रहे हो कोचिंग से, जहाँ पे टीचर्स आपको एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं, आपके लेक्चर्स भी ले रहे हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ से आपने जितना सीखा और यहाँ से आपने जितना सीखा कौन सा ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है यहाँ से आप कम सीखोगे, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा तो समझ में ही नहीं आई चीज़ें, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो। और यहाँ से जो चीज़ें आप सीख रहे हो वो आपको समझ भी आ रही है, पल्ले भी पड़ रही है और ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगी, इसीलिए कोचिंग में पैसे दिए हैं ना। तो बस यहाँ पे आपकी मानसिक आय ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो यार, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि इसमें से मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दोगे तो आपका ZPD आ जाता है। ZPD मतलब वही समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत, इसको ही ZPD बोला है कि बाद की मानसिक आयु कितनी है जो कि वर्तमान में, क्योंकि ऑब्वियस है पहले आपको अकेले को आता था, है, जितना भी आता था आपने खुद के प्रयासों से सीखा था, बट उसके बाद में आपने टीचर्स की हेल्प ली या कोचिंग की हेल्प ली, उसके बाद में आपका मानसिक आयु और बढ़ेगा ही ना पहले की तुलना में। तो वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान की मानसिक आयु माइनस पहले की मानसिक आयु, जब आप खुद अपने मतलब अपने बलबूते पे प्रयास कर रहे थे कि भाई हो जाए, समझ में आ जाए, तो मैं कोचिंग में पैसे ना डालूं, पर क्या करूं, है ना, अन्य व्यक्ति की हेल्प तो लेनी पड़ती है। ज़रूरत पड़ी, आपको फेल हुआ, तो आपने सोचा मेरी मानसिक आयु भाई इससे तो काम नहीं चलना, इससे तो सिलेक्शन नहीं होना, थोड़ा और डेवलप होनी चाहिए, तो आपने कोचिंग ज्वाइन किया। अन्य व्यक्ति किसी की भी हेल्प ली, चाहे आपके घर में बड़ा भाई है जो पहले से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, राइट। तो अभी जो आपकी मानसिक आयु है उसमें से पहले की मानसिक आयु घटा दो, तो जो निकल के आता है वो ZPD होता है। आई होप आपको ये समझ में आया। ये थोड़ी टिपिकल लाइनें थी, मैंने अपना 110% दे दिया, मैं इससे अच्छे से नहीं समझा सकती। आप एक काम करना, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैम को समझ नहीं आया, खिचड़ी पक चुकी है, तो थोड़ा सा बेक करके वापस से रिकॉर्डिंग सुन लेना, है ना। अब ये मत बोलना कि मैम इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपने इतना सुन लिया तो थोड़ा और सही, आपकी साइकिल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो और या अगर कुछ भी याद ना रहे ना तो इतना सा याद रख लेना, समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है वर्तमान की मानसिक आयु माइनस पहले की मानसिक आयु, इतना तो याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। हम लोग अल्बर्ट बंडूरा जी को थोड़ी देर बाद में देखेंगे, है ना।
एक ये पेपर रह गया था। तो देखो अभी आपको मैं समझा रही थी ना इतनी देर से, मानसिक आयु मेंटल एज है ना। तो अब देखो एक ए है एक बी है ना। अरे आप ही हो, एक ही बच्चे की बात हो रही है। आप बोले ना मैम हम तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल। मतलब कोई बालक है जो 10 वर्ष की उसकी मानसिक आयु, ठीक है। पहले उसको मतलब उसको जितना भी याद होता था, मतलब 5 5, मतलब उसकी जितनी भी मानसिक आयु मान लो उसकी 5 है ना। उसके बाद में अब वो कोचिंग जाने लग गया, ठीक है। तो अब कोचिंग जाने की वजह से उसकी ये 5 से बढ़कर 6 हो गई, यहाँ पे 5 से बढ़कर 7 हो गई। तो अब उसकी ZPD निकालनी है। तो बताओ ZPD क्या होगी। तो यहाँ पे 12 माइनस 10 करोगे और यहाँ पर आप लोग करोगे, ये 6 हुई है तो 11 वर्ष मान लो। तो 11 माइनस 10 करोगे तो जो वर्ष निकल कर आएगा वही उसका ZPD है। अरे यार वो पेपर जो है वो ऐड करा गया था, तो जैसे ही मैंने वो मार्क हटाए ना, आपका पेपर भी उड़ गया। अब देखो वापिस से समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ये वाला टॉपिक ही ऐसा है, बाकी तो आपको पता ही है। मैं अपनी तरफ से समझाने का पूरा ट्राई करूँ, आप ये सोच के बैठो कि महक को तो हर हाल में समझना है ना। तो मान लो कोई ए बालक है और कोई बी बालक है ना। अब देखो इनकी जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष की है, 10 वर्ष की। देखो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं है ना, जो 10 वर्ष की एज है उनकी, बट उनकी जो मेंटल आयु है ना, मानसिक आयु, वो 12 साल के बच्चे जितनी भी हो सकती है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कितना सीखता है, उसकी क्या नॉलेज है। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे भी आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छे मैथ पढ़ा रहे हैं। एक स्टूडेंट था, नाम तो मुझे याद नहीं है, वो आई थिंक सिर्फ 9th क्लास का है, 10th क्लास का है, वो 11 12th की फिजिक्स भी बहुत शानदार पढ़ा देता है। वो IIT JEE वाले बच्चों का JEE बच्चों के लिए मटेरियल अपलोड करता है। नाम मुझे सीरियसली नहीं याद आ रहा, वरना मैं आपको बताती। तो वो है तो छोटू सा पिद्दी सा, बट उसकी मानसिक आयु भाई साहब देख लो कितनी खतरनाक है, कि वो इतने बड़े बच्चों को भी ज्ञान दे रहा है ना। तो वही चीज़ है, मानसिक आयु का आप जो वास्तविक एज होती है उससे मतलब उससे नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई ये 10 साल का है तो इसकी आयु मानसिक आयु भी इतनी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अब देखो ए और बी बालक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब वो अपने खुद के प्रयास करता है, प्रयास से वो सीखता है। तो यहाँ पे मान लो उसको 5% ही समझ में आया या इतना ही आया है ना। उसके बाद में जब उसने मैथ की कोचिंग ले ली, मतलब ज्वाइन कर ली दोनों स्टूडेंट्स ने, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या करा उन्होंने, अन्य व्यक्ति की हेल्प ली है ना। तो उसके बाद में इसकी 7% और इसका 6 हो गया है ना। तो अब देखो इसकी ZPD क्या होगी, मतलब ये 12 वर्ष, मतलब 12 वर्ष का जो बच्चा है ना उसके बराबर की मानसिक आयु हो गई इसकी कोचिंग में जाने के बाद में। और पहले कितनी थी, पहले इसकी 10 वर्ष के बच्चे के हिसाब से थी है ना। तो 12 माइनस 10 करोगे तो 2 वर्ष, ये ZPD निकल के आ गया। उसी प्रकार से इसकी 6 हुई है। ये उतनी मानसिक, मतलब ये उतनी है जितनी 11 वर्ष के बच्चे की होती है। तो 11 वर्ष माइनस 10 वर्ष कर दो तो आपको 1 वर्ष निकल के आ गया, ठीक है, ZPD। तो आपसे ये कोई नहीं निकलवा रहा ZPD क्या होता है या ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको सिद्धांत का नाम पता होना चाहिए, उसके क्या क्या नाम है वो सब चीज़ें। इसके बाद में आपको जो मैंने बताया है कि बेसिकली ZPD क्या होता है, कि पहले की मानसिक आयु माइनस उसके बाद में जब वो अन्य व्यक्ति की हेल्प लेता है उसके बाद में उसकी मानसिक आयु बढ़ जाती है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वही ZPD होता है। आप इतना ध्यान रख लो बस, ठीक है। अब ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग, इसके ये लास्ट पॉइंट है इस मतलब इस थ्योरी का। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये थोड़ी क्या ही बताऊँ, ये सिद्धांत थोड़ा सा है घिसा पीटा टाइप का। जो याद ना हो वो घिसा पीटा टाइप का है ना, और जो याद हो वो एकदम मस्त ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास टाइप का। क्या मतलब स्टूडेंट्स की भी क्या थॉट होती है ना, और मैम की भी खैर यही है। अब देखो ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग, आपसे ये वर्ड अगर पूछा जाएगा तो कोई भी ढांचा निर्माण नहीं करके पूछेगा, आपको पूछेगा इसके फोल्डिंग। क्योंकि साइकोलॉजी वाले ना आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। वो देगा इसके फोल्डिंग, आप सोचोगे ये क्या दे दिया अब। तो बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए समाज के लोग उसे पुनर्बलन, प्रशंसा, पुरस्कार आदि देते हैं। जब अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है तो पुनर्बलन, प्रशंसा, पुरस्कार आदि देना बंद कर देते हैं। देखो जब बालक अच्छी आदतों का निर्माण बालक में नहीं होता है ना, तब तो समाज के लोग और घर के लोग है ना,
टीचर्स लोग पुनर्वलन प्रशंसा पुरस्कार सभी देते हैं। और जब पता चल जाता है कि बालक की अच्छी आदतें डेवलप हो चुकी है तो फिर उसको ठेंगा दिखा देते हैं, ना तो फिर उसको पुनर्वलन में प्रशंसा मिलती है, ना पुरस्कार मिलता है, ना ही उसे और कुछ मिलता है, सब बंद कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, बालक को गृह कार्य दिया जाता है ना, और बालक में ये आदत डेवलप करवानी है कि वो गृह कार्य करके लाए। तो शुरू में अगर वो गृह कार्य करके लाता है तो उसमें ग्रेड ए देते हैं, ताकि वो सोचे कि वाह मैंने तो इतना अच्छा काम किया है ना, तो मैंने तो इतना अच्छा काम किया है तो मुझे ग्रेड ए मिला है। तो वो होता है ना कि अब तो मैं ग्रेड बी तक तो जाऊँगा ही नहीं, हमेशा ए ही रखूँगा। तो कुछ टाइम के बाद में उसको ग्रेड ए मिलना भी बंद हो जाएगा। और जैसे बालक को चॉकलेट देना, अब बालक बचपन में आप लोग ज़िद्दी थे क्या? खैर मैं तो बहुत ज़िद्दी थी, और बालक वैसे भी ज़िद्दी ही होते हैं ना। तो देखो बालक कोई भी काम नहीं करेगा तो उसको बहलाया जाता है, पुचलाया जाता है, ठीक है, पोटाते हैं उसे कि तेरे को चॉकलेट मिलेगी तो ये काम कर दे, तो चॉकलेट मिलेगी तो ये गिलास यहाँ से उठाकर किचन में रख दे जहाँ पर बर्तन धोते हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि उसकी आदतें डेवलप हो, उसको पता होना चाहिए कि भाई ये झूठा बर्तन है, इसको साफ़ होना है और इसको कहाँ रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप होती हैं। कुछ कुछ होते हैं जो हम तो अपने बच्चों से कुछ काम नहीं करवाएंगे, अरे उनको यही टाइम है उनको सही चीज़ें सिखाने का, और थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली जिन बच्चों को ओनली बेड पर ही रखा जाता है कि भाई फुल एसी के अंदर बेड पर आप बस मज़े से पड़े रहो, वो चलना भी देरी से सीखते हैं। और जो बच्चे गिरते पड़ते लुढ़कते हुए घूमते रहते हैं वो चलना भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो अब बताओ किसका विकास ज़्यादा अच्छे से हो रहा है? वही ना, अपने जैसे लोग गिरते पड़ते वाले। तो बेटर है आप लोग भी ध्यान रखना आगे चल के। तो बालकों से प्यार बढ़िया चीज़ है बट एक लिमिट तक, ठीक है। अब बालक को चॉकलेट देना, अब बालक को चॉकलेट देते हैं, आपको भी पता है कि चॉकलेट से दांत खराब होंगे, है ना, बट फिर भी कर ले, तू चॉकलेट ले ले, ये काम कर दे, है ना। और जैसे ही वो काम करना सीख जाएगा उसमें वो आदत डेवलप हो जाएगी, आप बोलोगे चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, पलटी मार दी ना। तो बस वही चीज़ है कि जब तक अच्छी आदतें डेवलप नहीं होती है बालक में तब तक उसको प्रशंसा, पुनर्बलन और पुरस्कार दिए जाते हैं। बट जैसे ही वो अच्छी आदतें डेवलप हो जाती है उसके बाद में ये सब देना बंद कर देते हैं। तो ये सब किस में आता है? इसके फोल्डिंग में, मतलब ढांचा निर्माण में, ठीक है। तो बस इसके अंदर सबको समझ में आया होगा, सिर्फ ये ZPD वाला थोड़ा सा टॉपिक ऐसा था, बट इसकी थ्योरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी मैंने। और अगर वो हो जाएगा तो ये एग्जाम्पल भी आपको पल्ले पड़ ही जाएगा, और नहीं तो फिर भी काफ़ी कुछ है इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का अगर 60 to 70% भी समझ में आया ना तो भी यार मैं ये मानूंगी कि लेक्चर ठीक था, क्योंकि कुछ टॉपिक वाकई में होते हैं कि थोड़े टफ पड़ते हैं। आपकी फिजिक्स में ले लो, केमिस्ट्री में ले लो, बायो में भी ले लो, कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो साइको में भी ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। 20 तारीख तक आपकी साइको कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।